हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 फरवरी का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। इंग्लिश का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट हो गया, कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया था। मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि इतना लेट ना हो। 11 फरवरी जो कि आज है, आज ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके भी जैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि आज के आज ही अपलोड कर दूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी, हर शिफ्ट में 3 से 4 टॉपिक जो थीम है वो रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शंस जो रहते हैं उससे भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने ऑप्शन भी यहाँ पे इलेबोरेट किया है, जिससे कि आपका 13 से 14 सवाल जो है वो जीके जीएस का बन सकता है। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। तो सब जानते हैं ये माही भाई हैं। एक्चुअली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि माही भाई के घर के 600 मीटर दूर ही मेरा घर है। मैं इन्हीं के शहर में रहता हूँ। तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन अगर आप इनके फ़ैन हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। आपको टॉप नॉच कंटेंट दूंगा। एसएससी जीडी का भी ऐसे एनालिसिस आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इस फोटो में क्लीन बोल्ड हो रहा है बैट्समैन, तो ऐसा फोटो दिया हुआ था एग्ज़ाम में और आंसर था उसका ऑप्शन नंबर सी, क्लीन बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फिशर क्वींस डायनेस्टी। फिशर क्वीन डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है। चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी, कविता काने, अमीश त्रिपाठी या शालिनी मोदी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कविता काने जो है वो द फिशर्स क्वीन डायनेस्टी की लेखिका है। ये जो है एक नॉवेल है सत्यवती के लाइफ के ऊपर, जिसका ओरिजिन है मत्स्यगंधारा, ठीक है। ये एक मछली बेचने वाली लड़की थी और इसका स्टोरी बताया गया है कि ये कैसे पावरफुल क्वीन बन जाती है हस्तिनापुर की। मतलब लाइफ स्ट्रगल से ये कैसे पावरफुल क्वीन बन जाती है हस्तिनापुर की। वैसे ही आप भी किसी दिन ऑफिसर बन जाएंगे, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन रेसलिंग एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम। तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पहलवानी कुश्ती में कुल कितने पदक जीते। तो ये 12 पदक जीते हैं। तो 12 मेडल जीते हैं रेसलिंग में इंडिया ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। सॉरी, इधर थोड़ा वार्ड इलेक्शन जो आ रहा है म्यूनसिपैलिटी का, उसका इलेक्शन हो रहा है, तो कैंपेनिंग हो रहा है, तो कभी कभी मैं वीडियो पॉज कर दूंगा ताकि रिकॉर्ड ना हो साउंड। तो टोटल 12 मेडल कुश्ती में जीते थे, जिसमें 6 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते थे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें 22 गोल्ड था, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज था। इंडिया का ओवरऑल पोजीशन जो है वो चौथा था। और उसके बाद ये 2022 का कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। सबसे पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम है वो 1930 में ऑर्गेनाइज हुआ था और इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स में 1934 से ही पार्टिसिपेट कर रहा है। हमने भी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज किया था 2010 में, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, और इसमें इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आया था, 101 मेडल हमने जीता था। और दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था। एक एक बाल्टी 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का खरीदा गया था, जैसा कि बिल दिखाता है। बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ जुलाई 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो जुलाई 2025 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, मराठी, पाली, हिंदी या आसामीसी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी। हिंदी अभी तक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। 10 क्लासिकल लैंग्वेज है जिसे इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जिसमें से 4 तो 2024 में ही ऐड किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा था, तो मराठी को भी ऐड किया गया, पाली को भी ऐड किया गया, प्राकृत और आसामीसी को ऐड किया गया। ध्यान रखिएगा, बंगाली भी क्लासिकल लैंग्वेज में अभी तक ऐड नहीं है। ये ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसे तमिल को ऐड किया गया था, फिर संस्कृत को, यहाँ पे भी ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है, तो सबसे पहले तमिल को ऐड किया गया, फिर तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में ऐड किया गया, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिलियनर। तो मिलियनर का करेक्ट स्पेलिंग क्या है यहाँ पे। तो मिलियनर का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है MILLIONER,
LLIONAIRE, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हनी सिंह का मिलियनर गाना आया था इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया गया, मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन एशियन कॉन्टिनेंट? तो एशियाई महाद्वीप में लौह का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडिया, ईरान, चाइना या वियतनाम? तो ये हो जाएगा चाइना। चाइना जो है वो सबसे बड़ा ये है प्रोड्यूसर है। तो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया आयरन ओर में, जिसमें कि उड़ीसा इकलौता उड़ीसा से ही 50% टोटल आयरन ओर प्रोडक्शन होता है। मतलब अगर स्टेट्स में पूछ दिया जाए कि आयरन ओर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है तो उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोटो नहीं दिया हुआ था लेकिन पूछा गया था कि फेमस मैंडोलिन चक्रवर्ती उपालू श्रीनिवास इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये मैंडोलिन से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये है, ऐसा दिखता है मैंडोलिन। ठीक है, उपालू श्रीनिवास जो है वो मैंडोलिन बजाते थे। अब देखते हैं कुछ फेमस इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसके फेमस प्रोपोनेंट। तो वीणा जो है एस बालचंद्रा, सितार रविशंकर, सरोद उस्ताद अमजद अली खान, फ्लूट हरिप्रसाद चौरसिया, मैंडोलिन यू श्रीनिवास अभी हमने देखा, संतूर शिव कुमार शर्मा, सारंगी राम नारायण, तबला जाकिर हुसैन बजाते थे, मृदंगम पालघाट मनी अय्यर, शहनाई बिस्मिल्ला खान, वायलिन एल सुब्रमण्यम और हारमोनियम अप्पा जालगोंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन इक्वल म्यूजिक? एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सेठ जो है वो एन इक्वल म्यूजिक के ऑथर है। अब कुछ और बुक देख लेते हैं। तो अ सूटेबल बॉय, अ गोल्डन गेट, फ्रॉम हेवन लेक, अ सूटेबल गर्ल। तो सूटेबल कोई भी बुक में आए तो विक्रम सेठ का आप लगा दीजिएगा। सूटेबल बॉय और सूटेबल गर्ल दोनों ही विक्रम सेठ की बुक है। अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत फेमस बुक है, बुकर प्राइज भी मिला था इन्हें इसके लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी बहुत फेमस बुक है अरुंधति रॉय का। किरण देसाई का देखते हैं। तो हल्ला बलू इन ग्वावा ऑर्चर्ड, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई और भी अलग शिफ्ट में पूछा गई हैं लेकिन एज अ ये क्वेश्चन पूछी गई हैं और ऑप्शंस में भी इनका नाम आया है। सलमान रुश्दी, द मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटेनिक वर्सेस जो इंडिया में बैन कर दिया गया था, और नाइफ, अभी हाल में ही 2024-25 में नाइफ नाम की पुस्तक लॉन्च की सलमान रुश्दी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो अभी हमने देखा उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो तबला से एसोसिएटेड है, ऑप्शन बी सही उत्तर। तो ये जो है पंजाब घराना से बिलोंग करते थे। इन्हें पद्मश्री 1988 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया है 1990 में, पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया है 2002 में और पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है इन्हें। और ये जो है वो सबसे बड़े बेटे थे उस्ताद अल्लाह राखा के, वो भी तबला बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी स्लैश क्लैन प्राइमरली रूल्ड ओवर वैशाली, द कैपिटल ऑफ द वज्जी महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया? तो ये हो जाएगा हमारा लिच्छावी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिच्छावी से बिलोंग करते थे, लिच्छावी वज्जी जो है उसमें लिच्छावी महाजनपद था। लिच्छावी को देखते हैं तो यहाँ ये वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक इसे माना जाता है। बुद्धा का लास्ट सरमन भी यहीं पे था और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी लिच्छावी में ही हुआ था। वज्जी जो है आपका महाजनपद था और लिच्छावी उसका कैपिटल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मला महाजनपद जो है वो कहाँ था? तो ये जो है कुशीनारा और पावापुरी जो है ना वो एरिया पे है मला महाजनपद, और ये भी एक रिपब्लिकन ग्रुप था। ठीक है, कुरु देखते हैं तो इसका कैपिटल हस्तिनापुर था और ये गंगा यमुना रीजन, अपर गंगा यमुना रीजन पे था कुरु। और शाक्य क्लैन जो है ये भी एक रिपब्लिकन क्लैन था और इसी क्लैन से गौतम बुद्धा आते थे। ठीक है, शाक्य क्लैन से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बैड?
तो बैड का एंटोनिम बताना है, तो बैड का एंटोनिम हो जाएगा गुड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओ सॉरी, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, ये सेरीन हो जाएगा। सेरीन का मीनिंग होता है काम एंड पीसफुल। ये पता है, ये ऑप्शन बनाने में गलत हो गया है, ये गुड नहीं होगा यहाँ पे। एक्चुअली जो स्टूडेंट है जो क्वेश्चन बताते हैं तो हम ऑप्शंस खुद से ही बताते हैं, ऑप्शंस हम बनाते हैं जिसमें कि जो आंसर है वो बताते हैं, ऑप्शन फिर हम बनाते हैं ना, तो इसमें गलती कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टाइड टू हर एप्रन स्ट्रिंग्स? तो इसका मतलब होता है या तो बीवी या माता जी का हर एक बात मानना, उनके कंट्रोल में रहना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टू बी इंटायरली अंडर समवन कंट्रोल स्पेशली मदर और वाइफ। सॉरी, ऐसा मेजर गलतियां नहीं होगा आपसे, मैं बहुत ध्यान रखूंगा, मैं 4-5 बार क्रॉस चेक करूंगा पीडीएफ बनाने के बाद। एक्चुअली मैं सब कुछ अकेले ही करता हूँ ना, अभी चैनल उतना बड़ा नहीं है इसलिए हो जाता है गलती, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। शीला इज बिजी डैश हर वर्क। तो ये हो जाएगा विथ। तो बिजी के साथ प्रीपोजिशन विथ यूज होगा, ऑप्शन सी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू क्रॉस समवंस पाम विथ सिल्वर? तो टू क्रॉस समवंस पाम विथ सिल्वर का मतलब है किसी को ब्राइब देना, किसी को पैसा खिलाना, या फॉर्च्यून टेलर, टू पे अ फॉर्च्यून टेलर। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इज द राइट आंसर। इसको हिंदी में बोला जाए तो मुट्ठी गर्म करना होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड हु अपोजेस द मेन हीरो प्रोटैगनिस्ट इन अ मूवी और अ स्टोरी? तो प्रोटैगनिस्ट को रोकने वाला जो मेन हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट मेन हीरो होता है, इसको रोकने वाला एंटैगनिस्ट होता है जिसे विलन कहते हैं। तो एंटैगनिस्ट जो है वो ऑप्शन में नहीं था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा विलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फॉर्मर? तो फॉर्मर का एंटोनिम पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट और ऑथर कॉल्ड हु यूजेस अ फॉल्स और इमेजिनरी नेम इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम? एनोनिम, स्यूडोनिम, बायोग्राफर या इम्पोस्टर? तो ये हो जाएगा स्यूडोनिम, उपनाम कहते हैं जिसे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट ग्रेविटी इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू द एप्पल एंड द मून बट एवरी ऑब्जेक्ट विथ मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट? आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैली या जॉनस केपलर? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आइजैक न्यूटन। इन्होंने ही G(m1 m2 बाई r² का फॉर्मूला दिया था, फोर्स जो एग्जर्ट करता है। ठीक है, m1 m2 बाई r², कैपिटल G है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। With reference to 1991 liberalization, privatization and globalization (LPG) reform, consider the following statement. Under liberalization, the government removed many controls and restrictions on economic activities. बिल्कुल सही statement है ये. The government reduced restriction on foreign direct investment to encourage foreign capital. ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, both 1 and 2. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके 51% कर दिया था सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पे। उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी। हिंदी में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारीकरण के तहत सरकार ने आर्थिक गतिविधियों पर लगाई गई नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाया था, बिल्कुल सही। सरकार ने प्रत्येक विदेशी निवेश एफडीआई पर लगी पाबंदियों को कम किया ताकि विदेशी पूंजी को बढ़ावा मिले, तो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मली स्टार्ट इन इंडिया? तो एक्चुअली फॉर्मली जो है वो 1927 में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन सबसे पहले इसका इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट 1923 में स्टार्ट किया गया था। तो स्टूडेंट ने बताया कि 1927 ऑप्शन में नहीं था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी
सही उत्तर हो जाएगा 1923। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो फॉर्मली वो है 23 जुलाई 1927 को स्टार्ट हुआ था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा, और बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था और कलकत्ता में। लेकिन पहला एक्सपेरिमेंटल रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो जून 1923 में स्टार्ट हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द खेड़ा सत्याग्रह इन 1918। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट करेंटली बिलोंग टू विच स्टेट? तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो गुजरात का स्टेट है। ठीक है, गुजरात स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिसेंट पैलेस विथ 80 पिलर बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ होम? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान 80 पिलर वाला पैलेस बनाया गया था। ये एक्चुअली लकड़ी से बनाया गया था, इसीलिए आज के टाइम पे ये मौजूद नहीं है, क्योंकि लकड़ी आप जानते हैं कि दीमक वीमक लग जाएगा तो ख़त्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। अरे हाँ, कुछ फैक्ट्स बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो कौटिल्य ने हेल्प किया था ये धनानंद को ख़त्म करने के लिए, जो कि नंद वंश का आखिरी शासक था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से भी लड़ाई वॉर हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे, और ट्रीटी हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किए थे, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का शादी करा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थेनिस नाम का एक ये एम्बेसडर भी भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिसने बाद में चल के इंडिका बुक लिखा था, जो कि पाटलिपुत्र के बारे में ही था मेनली, कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कैसे काम करता है। तो मेगास्थेनिस ने इंडिका बुक लिखी थी। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस शिफ्ट में, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड एम्परर हर्षवर्धन पासेस अवे? तो हर्षवर्धन जो है वो 647 में इनका डेथ हुआ था। हर्षवर्धन जो है वो थानेसर से रूल करते थे, फिर कन्नौज जीता उन्होंने, और ये क्या बोलते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज यूरिन स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? हाँ, वो भूल गया था, मैं ये बता रहा था कि हर्षवर्धन को ही पुलकेशिन II ने हराया था नर्मदा नदी के किनारे, और उनका साउथवर्ड एक्सपेंशन रोका था। रवि कीर्ति के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, जो ऐहोले इंस्क्रिप्शन बनाए थे। रवि कीर्ति कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन II का, जिसमें ये मेंशन था ये चीज़ कि पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज यूरिन स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट इन इंडिया हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। बिहार की सबसे ज़्यादा है 1106, अरुणाचल प्रदेश की 17 है, दिल्ली की एज अ यूनियन टेरिटरी सबसे हाईएस्ट है 11,297। ठीक है, लेकिन दिल्ली जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है, सॉरी स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। वेयर वॉज द प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड इन 1867? तो प्रार्थना समाज जो है वो बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ था। आत्माराम पांडुरंग ने इस्टेब्लिश किया था 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं और उनके फाउंडर किस ईयर इस्टेब्लिश हुआ था और प्लेस क्या था, जगह क्या था जहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। तो प्रार्थना समाज अभी हम देखा आत्माराम पांडुरंग ने बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया था। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय 1828 में इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था 1875 में, जो कि बॉम्बे में था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था 1873, पुणे में स्टार्ट किया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था 1897 में, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के ये में को ट्रिब्यूट देते हुए बेल्लूर वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये तो न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश हुआ था। हेलेना ये HP ब्लावेत्स्की और HS ऑलकॉट ने स्टार्ट किया था, कर्नल HS ऑलकॉट ने। लेकिन जो मद्रास में है
वो 18 मद्रास में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसको स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने इन 1882। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो इंडिया का हेडक्वार्टर है वो अडियार में था और उसके जो फाउंडर थे वो एच एस ऑलकॉट थे और एनी बेसेंट भी थी। ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजिया ने शुरू किया था। ये इनका बहुत यंग एज में डेथ हो गया, इसीलिए ये यंग बंगाल मूवमेंट ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान ने शुरू किया था इन 1875 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट मोशन इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कटौती प्रस्ताव का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये बजट जो है, बजट का जो ग्रांट होता है उसमें कुछ सर्टेन कट्स करने के लिए, मतलब पैसा काटने के लिए कट मोशन पारित होता है। लेकिन कट मोशन पास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कट मोशन कौन लाएगा? कट मोशन अपोजिशन लाएगा और अपोजिशन का क्या है, मेजॉरिटी नहीं है। अगर कट मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिरने का डर है, तो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होता है सरकार को कि नहीं हमारे पास मेजॉरिटी है अभी भी। अब देखते हैं, कट मोशन जो है वो बजट का ग्रांट रिड्यूस करने में के लिए काम आता है। नो कॉन्फिडेंस सरकार गिराने के लिए, नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन लाता है, कॉन्फिडेंस मोशन सरकार लाता है। यह दिखाने के लिए पार्लियामेंट को, लोकसभा को, कि हमारे पास मेजॉरिटी है, प्रूव मेजॉरिटी करने के लिए। एडजर्नमेंट क्या है? एडजर्नमेंट मोशन कोई भी अर्जेंट पब्लिक इशू पे तुरंत सुनवाई के लिए या डिस्कशन के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, सरकार से जवाब मांगने के लिए। सेंसर मोशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना है, कोई भी गवर्नमेंट का पॉलिसी क्रिटिसाइज करना है तो सेंसर मोशन लाया जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का रिप्लाई के लिए, मान लीजिए कि चाइना गलवान में घुस गया तो डिफेंस मिनिस्टर का ये अटेंशन पाने के लिए, डिफेंस मिनिस्टर का रिप्लाई के लिए ऑपोजिशन जो है वो कॉलिंग अटेंशन मोशन ये करेगा, इनिशिएट करेगा। ठीक है। प्रिविलेज मोशन कोई भी एमपी का जो राइट है उसके लिए होता है प्रिविलेज मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, बजट कौन सा, बजट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में मेंशन है, तो ये याद रखिएगा ये फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर / कंज्यूमर ऑफ कोल इन 2025। तो स्टूडेंट ने बताया कि चाइना नहीं था ऑप्शन में, तो चाइना नहीं था, तो हमारा ऑप्शन ए इंडिया हो जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है कोयला का, वो चाइना ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ राजस्थान इज द फेमस जयगढ़ फोर्ट लोकेटेड, ऑल्सो नोन एज विक्ट्री फोर्ट। तो ये जो है हमारा जयपुर में लोकेटेड है। इसे सवाई जयसिंह द सेकंड ने ये किया था, पूरा किया था, महाराजा सवाई जयसिंह द सेकंड इन 1726। लेकिन इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किसने शुरू किया था? तो राजा काकी देव ने 11वीं सेंचुरी में। ठीक है। कंप्लीट हुआ हमारा आज का सेशन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, 1-2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस वाला है वो भी PDF में इंक्लूडेड है। 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।